हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। दोस्तों, अगर हम 2022 की रैंक की बात करें तो इसी इंडेक्स में या इसी रिपोर्ट में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वें नंबर पर था। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक सूची जारी की गई है, जिसमें दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की जानकारी है। तो उसमें दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10वें नंबर पर है। दोस्तों, अगर हम 2023 के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट ने 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला है। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से 7.22 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है, तो वो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की बात करें तो पहले नंबर पर है अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर है यूएई का दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, और तीसरे नंबर पर है डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में है। और फिर लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर है जापान का टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि 6वें नंबर पर अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 7वें नंबर पर है इस्तांबुल एयरपोर्ट, जो कि तुर्की में है, और 8वें नंबर पर है अमेरिका का लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर इसके बाद 9वें नंबर पर है शिकागो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और फिर 10वें नंबर पर कौन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया में है। दोस्तों, एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ACIASQ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया है एशिया क्षेत्र में, तो वो दिया गया है दिल्ली एयरपोर्ट को, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया है अब, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये न्योमा लद्दाख में स्थापित किया गया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन है, लेह हवाई अड्डा, जो कि लद्दाख में है। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है, तो वो है दिल्ली हवाई अड्डा। हिसार एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट कौन है, गुवाहाटी एयरपोर्ट। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है डोनी पोलो एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, ईटानगर में। तो ये हैं दोस्तों एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, उससे आपको ऐड हो जाना है। तो ऐड हो जाएंगे तो आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत के अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति किसने की है, यानी अहमद अब्दुल्ला की नियुक्ति किसने की है, तो कुवैत के जो अमीर हैं, अमीर का मतलब वहां के जो राष्ट्रपति कह लीजिएगा आप, तो वहां के जो अमीर हैं
शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। बात आई है कुवैत की। तो कुवैत दोस्तों खाड़ी का एक देश है, यानी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया ये सभी आते हैं, तो वहीं पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है कुवैत। तो ये पश्चिम एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी कुवैत सिटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के अमीर हैं, यानी मान लीजिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, तो कुवैती दीनार चलती है। तो ये बेसिक जानकारी है। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, ये है इंडिया और यहाँ पर स्थित है कुवैत। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी खबरों पर भी नजर डालते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। तो आपको पता ही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन एक और युद्ध आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच में। तो ये घटना कहाँ से शुरू होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो घटना है 1 अप्रैल 2024 की। तो इजराइल के द्वारा सीरिया में जो ईरान का दूतावास था उस पर हमला किया जाता है और उसमें वहां पर जो अधिकारी थे वो मारे जाते हैं। फिर इसके बाद ईरान के द्वारा इजराइल से बदला लेने की बात कही जाती है और फिर ईरान के द्वारा कुछ मिसाइलें इजराइल पर दागी जाती है और इजराइल का जो आयरन डोम है इन मिसाइलों से इजराइल की रक्षा कर लेता है। तो अभी तक ये घटनाक्रम हुआ है। अब इजराइल का स्टैंड क्या होता है आने वाले समय में, ये देखा जाएगा। तो आपसे इजराइल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश ने डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया है इजराइल ने, ठीक है। और इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सी महत्वपूर्ण नहर है, तो वो है सुएज नहर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कौन सी नहर है, सुएज नहर। सुएज नहर को 1859 से 1869 तक बनाया गया था, ठीक है। और दोस्तों और क्या याद रख सकते हैं, यहां पर आपको सऊदी अरेबिया दिखाई दे रहा है। तो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में 2024 में पहली बार सदा तंसीक नामक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात आई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा फेलेटी त्यो तुवालू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं और ओलजास बैक्टोनोव कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं और सक्सेस मसरा चाड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माइकोलास अल्केना का संबंध किस कंट्री से है जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो दोस्तों लिथुआनिया के माइकोलास अल्केना के द्वारा चक्का फेंक यानी डिस्कस थ्रो में अभी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो उन्होंने 74.35 मीटर चक्का फेंक करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और पिछला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। तो जर्मनी के जर्गेन सुल्ट के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था चक्का फेंक में, वो रिकॉर्ड था 74.08 मीटर का, लेकिन अब माइकोलास अल्केना के द्वारा 74.35 मीटर चक्का फेंक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और अगर हम बात करें कि किस प्रतियोगिता में माइकोलास अल्केना ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो अभी दोस्तों ओल्का होम थ्रोज सीरीज प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। तो उसमें माइकोलास अल्केना के द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। देखिए दोस्तों बार बार बात आ रही है लिथुआनिया की। तो लिथुआनिया किस महाद्वीप में है, तो आपको याद रखना है कि यह यूरोप महाद्वीप में है और यहाँ पर आप बाल्टिक सागर देख पा रहे हैं। तो बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित है लिथुआनिया। कैपिटल क्या है इसकी, विनियस, और राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा और करेंसी क्या है, यूरो। दोस्तों वर्ल्ड मैप में आप लिथुआनिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है रूस के अंतरिक्ष यात्री के द्वारा, नाम है उनका ओलेग कोनोनेंको। तो इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 879 दिन
इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। लेकिन ये जो समय है ये अलग अलग समय पर बिताया गया है, यानी कि एक बार में उन्होंने 879 दिन नहीं बिताए हैं, वो अलग अलग समय पर अंतरिक्ष में गए हैं और वहां पर उन्होंने 879 दिन बिताए हैं। केन्या की वीट्राइस चेबेट के द्वारा 5 किलोमीटर मैराथन को 14.13 मिनट में पूरा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो उनके द्वारा F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का भाला फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था पैरा क्षेत्र में। 125 दिनों को नॉर्थ चैनल पार करके 18 वर्ष के अंशुमन झिंगरन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो इस प्रकार के यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे जी। तो वो अभी 4 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी जो ये यात्रा होगी ये 15 से 18 अप्रैल 2024 की होगी। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान के जो रक्षा से संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और रक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर ये चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मनोज पांडे जी हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके स्मारक पर जाएंगे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है 15 अप्रैल से। उसका नाम है डस्ट लेक और ये अभ्यास उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो डस्ट लेक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है 2024 में, यह इसका 5वां संस्करण है। उज्बेकिस्तान की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1991 में उज्बेकिस्तान सोवियत संघ से अलग हुआ था। ताशकंद इसकी कैपिटल है और उज्बेक सोम यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव और राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पलक गुलिया का संबंध किससे है? तो उनका संबंध शूटिंग से है। तो शूटिंग में ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया है। तो इस प्रकार से जो पलक गुलिया हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 20वां कोटा हासिल किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पलक गुलिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों, पलक गुलिया ने पिछले साल भी काफी महत्वपूर्ण एक उपलब्धि हासिल की थी एशियन गेम्स में। तो 2023 में जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारत ने अब तक पिस्टल और राइफल कंपटीशन में सबसे ज्यादा 16 पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किए हैं। यानी भारत के 16 ऐसे निशानेबाज हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उनमें से एक नाम किसका है? पलक गुलिया का। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला यानी वैक्सीनेशन करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है नाइजीरिया, काफी इंपॉर्टेंट देश है। तो वहां पर मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो मेनिंजाइटिस एक प्रकार का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इसके कारण हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली जो झिल्लियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। यानी हमारे माइंड को घेरने वाली जो झिल्लियां होंगी उनमें सूजन आ जाएगी और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली जो झिल्लियां होंगी उनमें भी सूजन आ जाएगी। तो जो मेनिंजाइटिस है ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है और आपको याद रखना है कि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, इसलिए काफी खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये हो सकता है कि मेनिंजाइटिस के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है मैन 5CV। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हैं या वैक्सीन से जुड़े हुए हैं। तो दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या है? इकीसचक। और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? हैबिस्योर। निपाह वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है?
CHADO/1 नेपाह बी। और मलेरिया के लिए वैक्सीन कौन सी बनाई गई है? R21 या मैट्रिक्स एम। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? स्पुतनिक 5। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। तो खगोल शास्त्रियों का कहना यह है कि जो पोन्स ब्रुक्स नामक धूमकेतु है वो 21 अप्रैल को सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है। तो ये घटना 21 अप्रैल को हो सकती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है? आंसर हो जाएगा इसका 21 अप्रैल को। तो खगोल शास्त्रियों का कहना यह है कि 21 अप्रैल को पोन्स ब्रुक्स नामक जो धूमकेतु है वो सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है। तो इस प्रकार की संभावना बताई गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अभी वर्तमान में जो पोन्स ब्रुक्स है ये जुपिटर के आसपास है और 21 अप्रैल को ये सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है। जो धूमकेतु होते हैं वो भी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें दूरबीन के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, जो धूमकेतु होते हैं ये पत्थर, बर्फ और गैस से बने होते हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और धूमकेतु को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो इस धूमकेतु का नाम जरूर आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? पोन्स ब्रुक्स। तो ये 21 अप्रैल को सूर्य के नजदीक आ सकता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के द्वारा भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है और उन्हें सम्मानित किया है। इसी प्रकार से 2023 में भी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा अश्विन शेखर को सम्मानित किया गया था। तो उनके नाम पर भी एक छोटे ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा AB विगडर्सन को। तो AB विगडर्सन को 2023 का ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि AB विगडर्सन एक इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इस पुरस्कार को आपको याद रखना है कि कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2024 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 दिया गया है। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 दिया गया है। रवि शास्त्री जी को कर्नल CK नायडू अवार्ड दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता कौन बने हैं? रणबीर कपूर। तो 2024 में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं उसमें बेस्ट एक्टर कौन है? रणबीर कपूर। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ओलंपिया। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, पेरिस में 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं और जब भी किसी देश में ओलंपिक होते हैं या ओलंपिक शुरू होने वाले होते हैं तो उससे 100 दिन पहले ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी होती है, यानी कि जो ओलंपिक की मसाल होती है उसको जलाया जाता है। तो ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? ओलंपिया शहर में। और ये जो ओलंपिया शहर है ये ग्रीस देश में है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है और सूरज की रोशनी से वो मसाल जलाई गई है। अब फिर इस मसाल को विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाएगा और लास्ट में जहां पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं वहां पर ये मसाल पहुंचाई जाएगी। आपको याद रखना है कि यूनान की कैपिटल है एथेंस। तो वहां पर 1896 में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेलों को आयोजित करवाने वाली एक समिति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और यह ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा करवाया जाता है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसमें एक्टिव मेंबर कितने हैं? 103। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटियर। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड।
तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड का हाल ही में निधन हो गया है। और आपको याद रखना है कि डेरेक अंडरवुड ने इंग्लैंड के लिए 86 टेस्ट मैच खेले हैं और 26 वनडे मैच खेले हैं। तो काफी बड़ा नाम रहा है, स्पिनर रहे हैं, यानी कि स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं डेरेक अंडरवुड, और इन्हें डेडली के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में हुए प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यावरणविद मुरारी लाल का अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हुआ है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हुआ है। अभिनेता विश्वेश्वर राव, गजल गायक पंकज उदास का निधन हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी, जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर जी महाराज का निधन हुआ है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर के होयसला का निधन हुआ है और रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का निधन हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर। जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। IMF के MD के रूप में फिर से किसे चुना गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। नाइफ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा। हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? अनुराग कुमार। DRDO एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण, राजस्थान में। विश्व कला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। बजरनी वेनेडिक्सन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आइसलैंड के। भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? नेपाल। T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख संविधान संशोधन डिस्कस कर लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, इसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें मंत्री परिषद को कुल सदस्यों का 15% होना बताया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, जिसके तहत GST को लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें ST/SC आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो ये हैं दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि CBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में CBI की स्थापना हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1963 बताया हुआ है। दोस्तों कल एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि सर आप 6 बजे तक वीडियो को अपलोड कर दिया करें। होता क्या है दोस्तों कि अभी फिलहाल में मेरे सिस्टर की शादी हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा समय इधर उधर है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है। तो अभी 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि आपका वीडियो लेट हो जाए या फिर कभी कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिसके कारण वीडियो लेट हो सकता है। बाकी 4 बजे, सुबह 4 बजे आपका करंट अफेयर्स डेली मिल जाता है। आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।